देखो यहाँ पे सदिशों का योगफल, सदिशों का योगफल क्या होता है? जैसे दो सदिश, पहला क्या है? वेक्टर ए, सदिश कौन सा है? सदिश ए है, और दूसरा क्या है? वेक्टर बी है, सदिश वेक्टर बी है। हाँ, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, मतलब इनका एडिशन करना, एडिशन करोगे तो योग क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे होगे क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इन वेक्टर का क्या है? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, मतलब ये त्रिभुज नियम है, सदिश का, सदिश के योग का त्रिभुज नियम है। ठीक है, मतलब जैसे अगर एक वेक्टर है, यहाँ पे देख रहे होगे कि एक वेक्टर ए है, अब ये जहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से, उसके बाद ये गया, इसका शीर्ष ये हो गया, शीर्ष ये हो गया ना, हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो ये हेड जो हुआ, हेड का अगर ये वाले हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, तो दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो पहला वेक्टर है उसका प्रारंभिक बिंदु का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वही इसका भी प्रारंभिक बिंदु होगा, और जो दूसरे वाले वेक्टर का अंतिम बिंदु है वो इसका अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, मतलब जैसे ये पहला वेक्टर है उसका जहाँ से प्रारंभिक बिंदु शुरू होता है, मतलब जो ये वेक्टर जहाँ से शुरू होता है वो वाला पॉइंट, और ये वाला दूसरा वाला वेक्टर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और अंत हो रहा है। ठीक है, अंत हो रहा है वो वाला पॉइंट, ये क्या बताएगा? इन दोनों के योग को बताएगा। और डायरेक्शन क्या होगी इसका? ये जो प्रारंभिक बिंदु, पहले वाले का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वाले का क्या होगा? अंतिम बिंदु होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वेक्टर का एडिशन, मतलब क्या हुआ कि जैसे एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मान लो ऐसा दिया है, ऐसा, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो पहला वेक्टर है उसका शीर्ष और दूसरे वेक्टर वाला पूंछ, मतलब टेल, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। मतलब इसको क्या करेंगे? इस वेक्टर को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे इसके पैरेलली। ठीक है, जैसे ये वेक्टर है वेक्टर बी, तो इसको ऐसे ले आओ पहले, जैसे यहाँ पहुँचा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको डाउन कर देंगे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। मतलब किसी भी वेक्टर को पैरेलली, उस वेक्टर के पैरेलल हम क्या कर सकते हैं? उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी ले जा सकते हैं। मतलब उसका एंगल को रोटेट नहीं कर सकते हो, एंगल को रोटेट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल ले जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो वेक्टर बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में बराबर रहेगा, डायरेक्शन में भी बराबर रहेगा। ठीक, इधर ये इसका डायरेक्शन, इधर भी इसका डायरेक्शन, पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फिर अब इसके क्या कर दो? पहले वाले का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वाले के अंतिम बिंदु को मिला दो, और अंतिम बिंदु पर क्या लगा दो? एरो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ये सदिश का योग हुआ, सदिश का योग ना। अब इसी तरह से घटाना कैसे होगा इसका? सब्ट्रैक्शन, मतलब दो वेक्टर को घटाएंगे कैसे? जैसे अगर कोई एक वेक्टर ए है, ये क्या है? वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर के पैरेलल कोई एक दूसरा वेक्टर खींचे और उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम रखें, मैग्नीट्यूड को सेम रखें, मैग्नीट्यूड को सेम रखें और डायरेक्शन को अपोजिट कर दें। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस वेक्टर ए के, ये भी कल पढ़े थे। ठीक है, ये अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर ए। अब इसका मतलब जैसे ये वेक्टर बी है, इसी तरह से अगर नीचे सेम मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर खींचे तो ये क्या बताएगा? माइनस वेक्टर बी बताएगा। अब यहाँ से देखो, जो वेक्टर ए है इसका शीर्ष है, इसका शीर्ष ये है, और जो वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी है, इसका पूंछ ये है, टेल।
दोनों सेम पॉइंट पे हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे, पहले वाले का प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वाले का अंतिम बिंदु, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो क्या बताएगा, दोनों का सम वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, क्योंकि यही तो जोड़ है ना, जोड़ वाला रूल तो यही कहता है ना कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये वेक्टर ए प्लस ये वाला क्या है, माइनस वेक्टर बी, तो ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होता है। ये क्या बताएगा, सबट्रैक्शन बताएगा, उन्हीं दो वेक्टर का सबट्रैक्शन। ठीक है, तो घटाते हैं तो ऐसा आता है। ठीक, तो ऐसे जैसे त्रिभुज विधि है, इसी तरह से क्या होता है, चतुर्भुज विधि होता है। ठीक, चतुर्भुज विधि होता है, जैसे क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़े भी हो ना, क्लास 11 के फिजिक्स में पढ़े हो, जैसे आयत मान के चलो कि एक सेम पॉइंट से दो वेक्टर ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, एक ये, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे बताओ, इनको क्या बोल सकते हो नाम, सह आदिम ना, या सह प्रारंभिक, अभी कल पढ़े थे, सह आदिम या सह प्रारंभिक, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी है। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने का मतलब ये देखो, इधर इसको ले आओ ऐसे, यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। अब जब इन दोनों को ऐसे जोड़ दोगे तो ये क्या बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये एक हिसाब से क्या है, त्रिभुज विधि तो है, लेकिन यहाँ आयत बन रहा है, देखो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, और समलंब, जैसे समलंब चतुर्भुज वाला योग किए होंगे, 11th में पढ़ाया गया है, क्या होता है कि जैसे ये वेक्टर ए है और ये दोनों किसी एंगल पे झुके हैं, किसी एंगल पे ये दोनों क्या है, झुके हैं, मान लो ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, थोड़ा सा इसको और बड़ा बना देते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी। जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो जो परिणामी वेक्टर आएगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो इसी के बीच में आएगा ना, बीच में आएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर जिसको बोलोगे। ठीक, और ये किसके इक्वल होता है, ये पढ़े होंगे, आर इक्वल टू, इसका केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो आर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर या मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, याद होगा। ठीक, तो ये होता है, ये समलंब चतुर्भुज विधि है। वैसे इसमें बुक में देखें तो ये तो नहीं दिया, देखो लंब कोड़ी एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, एकांक वेक्टर को क्या बोलते हो, यूनिट वेक्टर। और ये लंब कोड़ी मतलब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, जैसे इधर ये वर्टिकल एक लाइन ऐसे खींच दोगे, ऐसे नीचे की साइड में लाइन मतलब बना देना है, केवल ऐसे हाफ दिखा दे रहे हैं बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इधर देखो, ये कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब इसी तरह से ऐसे ये आगे के साइड पे रहेगा, ये जो ऐसे दिख रहा है ये कितना एंगल है, ये भी 90 डिग्री है, कितना एंगल है, 90 डिग्री। मतलब ये जो दिख रहा होगा ऐसा लग रहा होगा कि 120 है, ये तो ये 120 नहीं है, ये 90 डिग्री है। मतलब ये जो ये लाइन आई है यहाँ 3D में है, तो 3 डायमेंशन में क्या आएगा, ये आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ, और ये वाला तो इधर जाएगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x, ये y, ये z। ठीक है, x y z। वैसे जो बुक में देखोगे, मतलब आगे चल के पढ़ोगे तो हमेशा ये वाले को x ही लेते हैं, मतलब ज़्यादातर ये जहाँ पर भी देखोगे बुक में, वहाँ पर ये वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं, x, ये वाले को y, और जो ऊपर के साइड रहेगा उसको z। क्योंकि जैसे दो पढ़ते थे, केवल अगर 2D की बात करते तो उसमें x होता था, y होता था,
ठीक, इस वजह से इसको x बोल देते थे, इसको y बोल देते थे। लेकिन जब 3D की बात करेंगे तो ये वाले में इस वाले को ज़्यादातर क्या बोला जाएगा, मतलब हमेशा इस वाले को क्या लेके चलना, x लेके चलना, और इस वाले को y, और जो इधर रहेगा ऊपर की साइड उसको z। तो जो x है और y z ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। अब x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर लिया गया है, मतलब ये जनरल है, ये जनरल मान लिया गया है कि जब x एक्सिस लोगे तो उस साइड में जो यूनिट वेक्टर होगा वो i कैप होगा। यूनिट वेक्टर क्या होगा, i कैप होगा। और y एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, कौन होगा, j कैप। ठीक, ऐसे z के डायरेक्शन, जो z एक्सिस है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, k कैप। ये जो i कैप, j कैप, k कैप है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। क्या बोलते हैं, लंबकोणीय एकांक वेक्टर। ठीक है, लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलते हैं। अब ये वाला, जैसे अगर मान लो 3D में कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जैसे लेते हैं OP, ये कोई वेक्टर, ठीक है, ये O कौन सा होगा, ये मूल बिंदु O होगा, ओरिजिन। और इससे ऐसे कोई एक पॉइंट है 3D में, 3D होने का मतलब ये वाली लाइन, जैसे यहाँ पे देखोगे जो ये इसको और ऐसे आगे बढ़ाओगे तो जो ये प्लेन आएगा उस प्लेन को क्या बोलोगे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलोगे, एक्स वाई प्लेन। रुको समझाते हैं। एक बना के लाए थे, कहाँ गया वो, ये जैसे देखो इस साइड से रहेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो यहाँ से देखो, ये जो ये लाइन आई है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट जो है ये बता रहा है ओ से, यहाँ जहाँ से ये शुरू होगा ये क्या होगा, ओ होगा, और जहाँ तक ये आया है लास्ट वाला पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं पी। क्या हो जाएगा, ओ से पी। अब यहाँ से देखो ये जहाँ से शुरू हुआ है, एक लाइन इस साइड आई है, एक लाइन इस साइड आई है, इसको क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। और जो इधर आई है ये आगे की तरफ, इसको क्या बोल दोगे, वाई एक्सिस। ठीक, जो तुम्हारे साइड गई है इसको क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। और जो ये ऊपर की साइड गई है इसको क्या बोलोगे, जेड एक्सिस। वैसे अगर 3D में लोगे तो ऐसे नीचे की साइड भी जाएगा, ये 3D है ही है। 3D में मतलब यहाँ पे ऐसे, जैसे अगर 2D की बात करते थे 4 क्वाड्रेंट बनता था, ऐसे इसमें क्या बन जाएगा 3D में 8 क्वाड्रेंट, मतलब ऐसे इधर, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, 4 कमरे ऊपर, ऐसे 4 कमरे नीचे साइड। ठीक है, अब यहाँ से जैसे देख रहे होगे, ऐसे अगर इसको सामने इस पे रखो, देखो ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, ये वाली लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस। और ये आगे की तरफ जो आएगा ये ऐसे आएगा, जो ये इसमें दिख रहा है एक्स एक्सिस, वो ऐसे सेम ऐसे आगे की तरफ आएगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला वाई एक्सिस। और जो ये ऊपर की साइड जाएगा इसको क्या बोलोगे, जेड एक्सिस। अब दो एक्सिस जैसे x और y की बात करें, ये दोनों मिला के एक तल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक तल, प्लेन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आगे आया है ये वाला तल, ये वाला तल, ये वाला तल, ये क्या होगा, इसे बोलोगे एक्स वाई तल। क्या बोलोगे, एक्स वाई तल, क्योंकि इसमें कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है और वाई एक्सिस ना, एक्स और वाई दो एक्सिस इन्वॉल्व है, इस वजह से इस तल को क्या बोलोगे, एक्स वाई तल बोलोगे। ऐसे ये वाले तल का क्या नाम होगा, इसमें देखो ये क्या है, वाई, हाँ वाई और जेड, तो वाई जेड तल बोलोगे इसको। ठीक, ये वाला एक्स जेड या जेड एक्स, एक्स जेड या जेड एक्स तल बोलोगे। ठीक, अब जैसे ये वाला इस लाइन को, जैसे ओपी की बात करें, अगर ये ओपी को देखोगे तो ये तीनों में आ रहा है,
मतलब ये किसी फिक्स तल में नहीं है। जैसे मान लो ये OP ऐसे होता, इस तल से ज्वाइन होता, इस तल से ज्वाइन होता, तो इसमें किसके किसके मान मिलते, किसके किसके मान मिलते, और y और x दो ही ना, x और y, तो x और y मिलते। जैसे x और x y तल की बात करेंगे तो उसमें जो ये इसको जो भी ये स्थित सदिश होगा, मतलब इस जो ये लाइन है इसका अगर हम स्थित सदिश निकालें, स्थित सदिश पढ़े हो ना, जैसे O से P तक की बात करें, स्थित सदिश को क्या बोलते हैं, वेक्टर OP। मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो उसका परिमाण व्यक्त करेगी और डायरेक्शन के लिए एरो, तो क्या बताता है, उस पॉइंट का स्थित सदिश बताता है। तो ये उस पॉइंट का स्थित सदिश हो गया वेक्टर OP। अब ये OP अगर किस तल में होगा, XY तल में। अगर XY तल में होगा तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, जैसे क्या हुआ कि जैसे पढ़े कि दो वेक्टर का जोड़, दो वेक्टर का जोड़, अब जैसे दो वेक्टर का जोड़ पढ़े हो वैसे मतलब एक वेक्टर जो दोनों को जोड़ने पाया है उसको दो भागों में अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो ये वाला कंबाइन वेक्टर आएगा, ये वाले को हम लोग लिखेंगे R से लिखते हैं, जनरल ने R से लिखते हैं। ये किस तल में आया है, XY तल में, तो x की वैल्यू रहेगी और इस डायरेक्शन में जो एकांक वेक्टर रहेगा, x की दिशा में एकांक वेक्टर क्या होता है, i कैप, तो x i कैप होगा। और y की डायरेक्शन में एकांक वेक्टर y j कैप, y की डायरेक्शन में एकांक वेक्टर क्या होता है, j कैप, तो y j कैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x डायरेक्शन में, x एक्सिस मतलब x एक्सिस में जिसकी डायरेक्शन क्या है i कैप, उस डायरेक्शन में स्टिक जो भी ये रहेगी स्टिक, इसकी लंबाई कितना है, x है, और y डायरेक्शन में कितना है, y है। ये कुछ भी z कैप डायरेक्शन में कितना है, y है, ठीक है। इसका जब दो भागों में तोड़ेंगे, अब दो भागों में कैसे तोड़ते हैं, जैसे ये हुआ ऐसे स्टिक है, इस प्लेन पे है, तो इस प्लेन पे ऐसे करोगे, ऐसे टार्च, जैसे इस पे टार्च मारोगे, ठीक, इस साइड से टार्च लगाओगे, तो इसका इमेज मतलब इसका जो प्रोजेक्शन होगा, जिसको क्या बोलते हो, प्रोजेक्शन किस पे पड़ेगा, ये ZX प्लेन पे, ZX प्लेन में मतलब x एक्सिस पे, ये वाले को x एक्सिस बोलोगे क्योंकि इस तल से जुड़ा है तो z प्लेन पे नहीं जाएगा, ये ZX प्लेन पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन मतलब x एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। और जब इस साइड से ऐसे इस पे टार्च मारोगे तो इसका प्रोजेक्शन किस पे जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा, ठीक। तो दो भागों में टूटेगा, कितना, दो भागों में टूटेगा, मतलब किसी भी 3 डायमेंशन, जैसे ये अगर ये हुआ ऐसे, ये बीच में आ गया, अगर ये बीच में आया है तो अब इस पे प्रोजेक्शन मारोगे, इस तल पे जाएगा, इस तल पे भी जाएगा, इस तल पे भी जाएगा। ऊपर से मारोगे तो XY तल पे, इधर सामने से इधर से मारोगे तो YZ तल पे, और इस सामने से मारोगे तो ZX तल पे जाएगा, ठीक। मतलब तीनों का मान मिलेगा, तीनों का मान क्या हो जाएगा, वेक्टर R बराबर क्या लिखोगे, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप लिखोगे, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। तो इसको क्या बोलोगे, x डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर I कैप डायरेक्शन बोलोगे, कितना दूर है, स्टिक की लंबाई कितनी बताएगी, x, z डायरेक्शन में कितना बताएगी, j कैप की डायरेक्शन में y, k कैप की डायरेक्शन में z। अब ये जनरल है, जनरल मतलब कुछ भी नंबर आएगा, जैसे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे x y z का कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, रियल वैल्यू कुछ भी रहेगी, ठीक है। तो ये बताएगा। अब इसको जब रिजॉल्व करोगे, मतलब अलग अलग भागों में तोड़ोगे, तो x डायरेक्शन में मतलब i कैप की डायरेक्शन में x दूरी मिलेगा, z कैप की डायरेक्शन में y दूरी मिलेगा, और k कैप की डायरेक्शन में z दूरी मिलेगा, ठीक, ये होता है। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की,
किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे वेक्टर आर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट, क्या होगा? अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ऐसे जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर। कैसे? जैसे एक ले लेते हैं 2D के लिए, 2D की बात करें, ये वेक्टर OP है, यहाँ से शुरू करो O, यहाँ पे जाओ P, तो क्या हो जाएगा? OP। अब OP की बात करेंगे तो इसमें ये कौन सा तल है? XY तल है, तो इसका मतलब इसमें किसकी किसकी वैल्यू मिलेगी? X की मिलेगी और Y की मिलेगी। तो वेक्टर R को क्या बोलोगे? X I कैप प्लस Y J कैप, X I कैप प्लस Y J कैप। अब इस पॉइंट P से जब इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसका मतलब ये X डायरेक्शन में कितना आया है? X, ये x एक्सिस में कितना आया है? मतलब I कैप डायरेक्शन में x दूरी। ऐसे y मतलब j कैप की डायरेक्शन में कितना आया है? y ना। x I कैप मतलब कि I कैप की डायरेक्शन में कितना दूर लिए हैं? x। कितनी दूरी है? x। और j कैप की डायरेक्शन में कितना है? y। अगर ये इतना y है तो इसका मतलब ये भी तो y होगा, ये भी तो y होगा ना, अगर ये y है। अब यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर है, इस पे ये ट्रायंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो OP मॉड ऑफ OP, मॉड लोगे तो मतलब परिमाण मिलेगा, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या मिलेगा? इतना। और यहाँ स्क्वायर नहीं लगाए तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर ये वाई स्क्वायर, जेड तो नहीं लिया ना, 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D की बात करेंगे तो जेड नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से जब 3D की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये भी कैसे? इससे समझ सकते हो कि जैसे ये बीच में है, ऐसे ना बीच में है, जब इसका प्रोजेक्शन इस पे लेंगे तो एक्स वाई तल आ जाएगा, एक्स वाई तल, और एक्स वाई तल में इतना मान आएगा। अब एक ही बच रहा है कौन? अब किससे? जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। जैसे ये इस पे जब प्रोजेक्शन ऐसे गिराओगे, ऐसे ठीक ऐसे प्रोजेक्शन गिराओगे तो यहाँ से जब ऐसे मिलाओगे इसको, ये अब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये वाला ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस में जेड डिस्टेंस। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर जेड का स्क्वायर कर दोगे, इधर डायरेक्शन में जेड स्क्वायर कर दोगे, तो ये वाली पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, ऐसे आएगा। ठीक, तो ये क्या बताएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इधर क्या लगा दोगे? अंडर रूट, स्क्वायर रखोगे, इधर रूट नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किसी भी पोजीशन वेक्टर, मतलब जैसे क्या कहें, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इतना आएगा, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा? परिमाण निकल आएगा। और क्या निकल आएगा? एक कोई सदिश दिया रहेगा तो उस सदिश से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परिमाण। और परिमाण निकल आए तो और क्या निकल सकता है? यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर भी निकलेगा, सबका यूनिट वेक्टर अलग अलग होता है। अब जैसे आर वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर की बात करें, वेक्टर आर है, इसके यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर कैप से। किससे रिप्रेजेंट करोगे? आर कैप से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो आर कैप बराबर क्या होगा? वेक्टर आर, टोपी पहनाना मतलब उसी वेक्टर के को उसी वेक्टर के परिमाण से भाग दे देना। जैसे कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के परिमाण से भाग दे देते हैं, मतलब उसी को उसी से काटते हैं, मतलब टोपी पहनाने वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर ना। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यहाँ से एकांक वेक्टर क्या मिलेगा? जो वेक्टर OP रहेगा उसका एकांक वेक्टर क्या होगा? एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि परिमाण तो यही था ना, परिमाण क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे सवाल है, सवाल कर लो, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। इधर लाओ बुक। चैप्टर ये 10 पॉइंट है कि 11 पॉइंट है? अच्छा ये पुरानी बुक है क्या? इसमें तो 11 पॉइंट दे। अच्छा दूसरे चैप्टर खोले हूँ, बहुत बदमाश। 10.2 है ना? टेन पॉइंट टू में सबसे पहला देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। परिमाण ही निकालना, सबसे पहले क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले सदिश दिया है क्या, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया है। सदिश हमें क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब यहां से देखो इसका हमें क्या निकालना, परिमाण। परिमाण निकालना मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना। मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब क्या कहेगा, आई कैप के गुणांक के स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक के स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक के स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बार, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हो गया वेक्टर ए का परिमाण, मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ऐसे दूसरा वेक्टर दिया है, वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब इसका भी परिमाण तो निकाल ही लोगे, कर लोगे कि नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, साइन लोगे, वैसे भी माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन लोगे जरूर। ठीक, फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे दूसरा क्या है, तीसरा इसी में और है, इसको भी कर लेना, जहां पे ना आए वो बता देना। -1/√3 के कैप है। ठीक, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, मतलब ऐसे दो सदिश लिखना है जिनके परिमाण क्या हो, समान हो। समान परिमाण का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में सेम रहे, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे वेक्टर ए लिए, वेक्टर ए बराबर है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, क्या है इतना। अब ये समान परिमाण की बात कर रहा है। समान परिमाण का मतलब क्या हुआ कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहे। अब मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए क्या करना है, केवल साइन को ही चेंज कर देना है, केवल साइन को चेंज कर देना है। ठीक, अगर साइन को चेंज कर दोगे तो वो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेने के बाद क्या करते हैं, गुणांक का स्क्वायर करते हैं। गुणांक का स्क्वायर करने से साइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो, मान तो उतने आएगा ना। जैसे यहाँ पे 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, अगर इसका परिमाण निकाले तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 3 के स्क्वायर 9, कितना आएगा, अंडर रूट 14, यही तो आएगा।
अब यहीं पे अगर माइनस जे कैप कर ले, माइनस जे कैप करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे फिर से तो 1 ही मिलेगा हमको, तो ये 3 का स्क्वायर ना, फिर से क्या मिल जाएगा, √14। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, परिमाण में समान है लेकिन दिशा में समान नहीं है। तो ऐसे दो वेक्टर को लिखना, कोई भी वेक्टर लिख सकते हो, ऐसे लिखो 2i का प्लस 3j का प्लस 3k का, या कुछ और लिख लो, उसमें कहीं माइनस प्लस है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो, मैग्नीट्यूड सेम है। पूरे में लगा दोगे तो भी नया बन गया, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चाहे जितना बनाओ, ठीक है, चाहे जितना बनाओ, चाहे इसको माइनस करके बनाओ, चाहे इसको माइनस करके, चाहे इसको, चाहे तीनों को, चाहे दो को, चाहे एक को, ऐसे, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने पे सेम आना चाहिए, ठीक, हाँ परिमाण सेम आना चाहिए, ठीक। इसको कर लेना यहाँ तक। अब समान दिशा की बात कर रहा है, समान दिशा की बात करना मतलब यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ पे देखो अगला, जैसे अगर बोला कि 2i कैप है प्लस j कैप प्लस 3k कैप, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी अगर हम डायरेक्शन पता करना होता है, डायरेक्शन पता करने के लिए केवल किस पे टारगेट करते हैं, यूनिट वेक्टर पे। किस पे, जब भी कभी डायरेक्शन की बात करें तो समझ लो वहां पे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे आई कैप क्या बताता है, आई कैप बताता है एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश ना, एक्स एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश बताता है, वाई एक्सिस की दिशा में क्या बताता है, जे कैप ना। तो ये एकांक वेक्टर ही तो है, एकांक वेक्टर का कोई और मतलब नहीं होता है, क्योंकि किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वही आएगा, मतलब किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, जैसे आई कैप है, आई कैप में 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या डायरेक्शन चेंज होगी, क्या नहीं होगी। क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक, परिमाण चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज, इसका मतलब क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चेंज करते चले जाओ, सेम सदिश तुम्हें मिलता चला जाएगा। अब एक यही, ये भी तो हो गया, ये भी एक सदिश है 2i कैप, ये भी लिख लो और दूसरा लिख लो 4i कैप, ये आंसर सही है, कोई काटेगा थोड़ी ना। ये दोनों सदिश क्या है, दोनों सदिश क्या है, दिशा में समान है, केवल परिमाण में अलग अलग है। केवल बोला है सदिश, दो ऐसे सदिश लिखो जिनकी दिशा समान हो। अब जैसे मान लो ये ऐसे 3 वाला लिखना है, 3 डायमेंशन वाला, 3 डायमेंशन वाला लिखना है, तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं, उसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग, परिमाण मतलब 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस करके कितना आया था 14, ठीक। ये यूनिट वेक्टर हो गया ना, यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसमें क्या करो, यूनिट वेक्टर है तो इसकी दिशा, अब इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जैसे ये हुआ, इतना आया ना, अब यहाँ पे लिखते हो 2 से मल्टीप्लाई करके 4i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया, इसकी दिशा है ये, मतलब जैसे 2i कैप प्लस 3 प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसकी दिशा किधर है, इस वेक्टर की अगर दिशा पूछे तो क्या बताओगे, इस दिशा में, क्या है, इस दिशा में। ये डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है। अब जैसे यहाँ बात करते हैं कि 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 3 दूना 6, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर ये दोनों समान दिशा वाले होंगे, समदिश वेक्टर होंगे, तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 2i कैप 4i कैप, दोनों का यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप है, समान है, तो इनकी दोनों की दिशा समान है। यूनिट वेक्टर इसका और इसका यूनिट वेक्टर अगर दोनों का बराबर आ जाए तो इसका मतलब इन दोनों की दिशा समान है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करते हैं, उसी के परिमाण में, उसी वेक्टर में उसी के परिमाण से भाग,
अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 की स्क्वायर 16, 2 की स्क्वायर 4, 6 की स्क्वायर 36 ना। इन दोनों को जोड़ो, तीनों को, 36 4 40 56। 56 का अगर वर्गमूल निकालना चाहो तो क्या आएगा, 56 का वर्गमूल 14 चौका 56 होता है, 14 गुणे 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 रूट 14। अब देखो 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, अगर नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो इसमें 2 से डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। यूनिट वेक्टर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका भी यूनिट वेक्टर और इसका भी यूनिट वेक्टर अगर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। इनकी दिशा क्या होगी, समान। किसकी, इस वेक्टर की और इतने वेक्टर, केवल ये इतने की बात की, इससे भाग दे दिए तो यूनिट वेक्टर बन गया वो। इन दोनों की दिशा क्या है, समान। ऐसे चाहे जितने एग्जाम्पल लिखो, जो मन का है वो लिखो, ठीक।